Assalamu alaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video we are going to start a new chapter which is called gases exchange. So इस चैप्टर पे हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. डिटेल में इस पूरे चैप्टर पे मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे, इसको कवर करेंगे अच्छे से ताकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ये चैप्टर क्लियर हो सके. जब इसके स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सो यू गाइस कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, सो एएस लेवल स्टूडेंट्स के लिए हो गया, या एमकेट स्टूडेंट्स के लिए, इंटर लेवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो गाइस प्लीज डू चेक द वीडियो, पूरी वीडियो देखें एंड इसको गौर से समझें. बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग गैसेस एक्सचेंज इज दैट कि स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन को कंफ्यूज करते हैं विद रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज देन ऑर्गन्स बनते हैं, देन पूरा ऑर्गन सिस्टम. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता होगा? रेस्पिरेशन का काम करता होगा. सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है. Respiration is basically the breakdown of food in the presence of oxygen to release energy within the cell. सबसे पहली मेन बात क्या पता चली कि ये वाला प्रोसेस कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है. दूसरी बात मेन क्या पता चली, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज बन रही होती है हमारे लिए? एनर्जी. दिस इज द मोस्ट वाइटल थिंग जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते. हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके लिए एनर्जी चाहिए. मूवमेंट के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, सेल के रिपेयरमेंट के लिए, टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए, हीलिंग के लिए, न्यूरॉन नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से, किस प्रोसेस के थ्रू मिलती है? रेस्पिरेशन के थ्रू. हमारा जो बेसिक मकसद है फूड कंज्यूम करने का वो क्या है? टू गेन दैट एनर्जी. सो फूड इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? Glucose. And then this glucose is broken down in the presence of oxygen in the cells of our body to release carbon dioxide, water and energy. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जबकि एनर्जी, guys, this is the major important thing which is highly required for our body, जिसके बगैर हम काम ही नहीं कर सकते. ठीक है, सो एनर्जी, एटीपी, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एंड हमें इसको मिक्स नहीं करना है विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो एक अलग चीज है. वाई? बिकॉज रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या जनरेट कर रहे होते हैं? एनर्जी, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं. अब एक और मेजर कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करना है वो क्या है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क है. रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेलुलर लेवल पर होती है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया. गाइस, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे होते हैं. वी इनहेल एंड वी एक्सहेल. तो जब आप इनहेल करते हैं तो कौन सी गैस अंदर जा रही होती है? मेजॉरिटी ऑक्सीजन. और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कौन सी गैस मेजॉरिटी बाहर जा रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ठीक है, बेसिकली ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर या जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर क्या एंटर हो रही होती है? ऑक्सीजन एंटर हो रही होती है. सो ब्रीथिंग ओनली हेल्प्स इन टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड. इसको हमने रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. रेस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन इज सिंपली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज energy, and that energy is required for metabolic processes, growth and all the other things which are occurring inside the human body. ठीक है, और ब्रीथिंग में ऑक्सीजन एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही होती है. तो मेन चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी, ब्रीथिंग ओनली सप्लाइज ऑक्सीजन. अभी हमने पीछे पढ़ा रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो ब्रीथिंग सिर्फ उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना. और रेस्पिरेशन का काम क्या है? एनर्जी को प्रोड्यूस करना. सो आई होप ये जो रेस्पिरेशन है, ये ब्रीथिंग है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हमने पढ़ा कि अगर सेल को भाई ऑक्सीजन चाहिए, सो हाउ डज ऑक्सीजन रीच देम? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो ये ऑक्सीजन चाहिए. सो ये ऑक्सीजन उन तक पहुंच कैसे रही है सेल्स तक, ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर, विच इज इंपॉर्टेंट, जो हमारा मेजर चैप्टर है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेंटिलेशन. Ventilation is basically what? The movement of air. Movement of air कहाँ से कहाँ? From environment to the body to the body to the environment.
जब इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन भी जिसको कहते हैं, इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं, जिसमें एयर कहाँ एंटर करती है हमारे लंग्स में, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, मतलब जो हमारे काम की होती है, जिसके लिए सारा काम चल रहा होता है। मोरओवर एयर लीव्स द लंग्स, बाहर जा रही है, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, ठीक। इसके बाद है कि वेंटिलेशन इंश्योर्स फ्रेश ऑक्सीजन रीचेस लंग्स। मेजर जो काम है वेंटिलेशन का वो क्या है कि ये कंफर्म्ड रखना बात कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है, ये समझ लो हमारे लंग्स के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है, क्योंकि लंग्स से ही फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या वो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, एंड दैट ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है विया ब्लड, एंड ब्लड के थ्रू हर सेल्स के अंदर पहुंचती है, और फिर सेल क्या परफॉर्म कर पा रहा होता है, रेस्पायरेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन श्योर करती है कि फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स के अंदर पहुंचे, ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज के नाम से हमें पता चल रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। सो यहाँ पे दो मेजर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड। अब देखो, फ्रॉम एयर, ये ऑक्सीजन जो है एयर से कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। अब एयर से ब्लड में पहुंचाने के लिए मुझे अपनी बॉडी के अंदर भी तो लेके आनी थी ना, लंग्स में, मैंने अभी जैसे बताया। तो वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके थ्रू इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग से जो एयर है वो हमारे लंग्स तक आ रही थी। अब लंग्स से मुझे उन्हें कहाँ पहुंचाना है, ब्लड में पहुंचाना है। सो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एयर इनसाइड द लंग्स इनटू द ब्लड, दैट इज गैसेस एक्सचेंज। Carbon dioxide moves from blood into the air in the lungs, that is gases exchange. तो वेंटिलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज साथ काम कर रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के सेल्स में फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच सके, एंड दे कैन इजिली परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो व्हाट, सो वेंटिलेशन ब्रिंग्स एयर टू द लंग्स। अभी जैसे मैंने बताया, वेंटिलेशन एयर को कहाँ लेके आती है, लंग्स में, which carries oxygen of course, but gases exchange puts oxygen into the blood, क्योंकि सिर्फ लंग्स तक आना इट्स नॉट इनफ, लंग्स तक आ रही है, उसका हमारे सेल्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है ऑक्सीजन का, जो जिसके लिए कौन सा प्रोसेस काम करता है, गैसेस एक्सचेंज। अब ये दोनों प्रोसेसेस, वेंटिलेशन का एंड गैसेस एक्सचेंज का, ये दोनों प्रोसेसेस किस सिस्टम के तहत हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक अब क्लियर हो रहा, अब आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे विद रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब भी हम पीछे दो प्रोसेसेस पढ़ के आए हैं, हमने बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया, ऑफ कोर्स उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक थोड़ा सा एक रफली सा आइडिया हो गया होगा, एक दिमाग में एक स्केच सा बन गया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वेंटिलेशन हो रही होती है एंड गैसेस एक्सचेंज। इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच रही होती है, विच इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। सो अब रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ गैसेस, अभी हमने डिस्कस किया। ब्रिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बहुत आसान आसान पॉइंट्स नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल एंड मजे का, इंटरेस्टिंग। सो अगर आप डिटेल में इसको अच्छे से देखेंगे वीडियो को विद इंटरेस्ट, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयर पैसेज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमने पढ़ा कि दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। सबसे पहले वेंटिलेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि सराउंडिंग से एयर हमारे लंग्स तक आ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई पैसेज होगा, कोई ना कोई ट्रैक होगा, कोई ना कोई पाथवे होगा जिसके थ्रू एयर हमारे सराउंडिंग से लंग्स तक पहुंच रही है। तो वो पाथवे किस सिस्टम के अंदर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। एयर फ्लोज इन अ स्पेसिफिक पाथवे, एंड उस पाथवे के अंदर देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एंड ईच स्ट्रक्चर हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिटेल में इनके फंक्शंस को डिस्कस करने से हम एक रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऑफ कोर्स एयर सराउंडिंग से हमारे लंग्स में आ रही है, तो कोई ना कोई पाथवे होगा, कोई ना कोई ट्रैक होगा जो वो फॉलो करती हुई हमारे लंग्स तक पहुंच रही है। सो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एयर हमारे कहाँ एंटर करती है, नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स में, नोज के ऑफ कोर्स जो हमें ओपनिंग नजर आती है नोज में, दैट इज नॉस्ट्रल्स, जिनको हम एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं। व्हाट, एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं नॉस्ट्रल्स को। फिर एयर नॉस्ट्रल से कहाँ एंटर कर रही है, नेजल कैविटी। अब इसको डायग्राम को भी अच्छे से देखते जाना, मेरे पॉइंटर पे फोकस करना। एयर नोज से के थ्रू कहाँ गई, मेरी इस नेजल कैविटी में।
नोज के अंदर आपने देखा होगा बीच में एक नेजल सेप्टम में झिर्री सी हमें नजर आती है, वो हमारी नोज की जो अंदर एक कैविटी खाली जो जगह जा रही है हमारी नाक के अंदर, उसको डिवाइड करती थी इनटू टू चैम्बर्स, ठीक है। तो ये जो वो जगह है ना, ये वो जगह है जहां से एयर फ्लो करते हुए नीचे जाती है। सो बेसिकली दिस इज नेजल कैविटी, ये हमारे एक्सटर्नल लेयर्स हो गए जो बाहर की तरफ, एंड नोज इज द ओनली वाहिद रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जो हमें विजिबल होता है, एक्सटर्नल एक्सटीरियरली मौजूद होता है, ठीक है, बाहर की तरफ होता है, नॉट इंटरनली, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लेयर्स, ये हमारे पास आई नेजल कैविटी। अच्छा, नेजल कैविटी के बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, ये कहलाता है इंटरनल लेयर। क्या कहलाता है? इंटरनल लेयर। अब इसमें इतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक थोड़ा सा रफली एक आइडिया होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल लेयर्स, ये मेरी नेजल कैविटी विच इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय नेजल सेप्टम। आपको खुद अपने नोज को देखिए आइडिया होता होगा कि बीच में दो क्या है, एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करता है नोज को इनटू टू पार्टीशन। तो वो जो डिवाइड कर उसको नेजल सेप्टम करते हैं, वो जो दो पैसेज बन रहा है ना, दैट इज नेजल कैविटी। और जहां ये नेजल कैविटी का जो अंदर वाला और पोर्शन है ना, बहुत अंदर वाला, उसको हम ये क्या कह रहे थे? इंटरनल लेयर्स कह रहे थे। अब एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स इनटू द नेजल कैविटी जाती है, ये इधर, यहाँ से इंटरनल लेयर्स पे गई। इंटरनल लेयर्स, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं। यहाँ से वो सीधा कहाँ जाती है? फेरिंग्स में जाती है। किधर जाती है? फेरिंग्स में। कहाँ जाती है? फेरिंग्स में। गाइस नाउ फेरिंग्स हैज दी थ्री पार्ट्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फेरिंग्स का नीजोफेरिंग्स। कौन सा होता है? नीजोफेरिंग्स। अब इसमें राइटिंग ऐसी होगी बट काम चलाओ है। कौन सा होता है? नीजोफेरिंग्स। दूसरा होता है हमारे पास ओरोफेरिंग्स। कौन सा? ORO, ओरोफेरिंग्स। एंड जो तीसरा हमारा पार्ट होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट इज लेरेंजोफेरिंग्स। कौन सा होता है? लेरेंजोफेरिंग्स, ठीक है। तो देर आर थ्री पार्ट्स जो कि हमारे पास होते हैं, समझ में तो आ जाएगा ना, बस नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स, ठीक है। तो जो ये वाला जो पार्ट है ना, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया हो जाता है यहाँ पर नेजोफेरिंग्स, ये जहां मैंने पॉइंटर रखा है, ठीक है। इसके बाद ये जो देख रहे हो कि टंग वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो जाता है हमारे पास ओरोफेरिंग्स, एंड दैट दिस एरिया इज हमारे पास कौन सा हो जाता है? नेजो लेरेंजोफेरिंग्स। फिर एयर इन फेरिंग्स के तीन पोर्शन से गुजरती हुई कहाँ जाती है? लेरिंग्स में। यहाँ पे फेरिंग्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में, मोस्टली एमकेट में भी और वैसे भी, कि ऐसा कौन सा पाथवे है या पाथवे का एक पोर्शन है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि इस कॉमन पाथवे फॉर बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो दैट इज फेरिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो खाना हम माउथ से खा रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहा है इधर, और एयर भी यहाँ से इधर आ रही है, फिर यहाँ से उसकी मल्टीपल अपनी अपनी जगह है वो जा रही है, बट फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे जहां तक खाना भी आ रहा है हमारा और हमारा एयर भी आ रही है। सो कॉमन पाथवे, ये माउथ से खाना भी यहीं आ रहा है और नोज से ये फेरिंग्स के पाथवे में आ रहा है, फिर यहाँ से फर्दर जिसको जहां जाना था वो वहां जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। फेरिंग्स से कहा जाती है? लेरिंग्स जाती है। लेरिंग्स हमारा क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। लेरिंग्स से जाती है ट्रैकिया, ये जो विंड पाइप होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, दिस ट्रैकिया। ट्रैकिया से जाती है ब्रोंकस, दिस ब्रोंकस, ये जो ब्रोंकस है। ब्रोंकस से जाती है ब्रोंक्यूल्स, ये आगे फर्दर डिवीजन है। ब्रोंक्यूल से जाती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये आगे और फर्दर डिविजन है। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन फाइनली एल्वियोलर डक्ट, एंड देन एल्वेलाई। तो ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए कि एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करिए। सिंपल डायग्राम में देखो, एयर सबसे पहले कहाँ गई? नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर हो रहे हैं टू नेजल कैविटी, देन टू इंटरनल लेयर्स, देन टू फेरिंग्स में कौन सा फेरिंग्स है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स। यहाँ से फिर लेरिंग्स में एंटर कर रही है ये वाला पोर्शन, उसके बाद ट्रैकिया में जा रही है। ट्रैकिया बाइफरकेट कर रहे हैं टू टू ट्यूब्स जो कि एक एक लंग के अंदर जा रही हैं। ब्रोंकस जिनको कहते हैं, ब्रोंकस देन और डिवाइड करता है इनटू ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंक्यूल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन वी हैव एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेलाई। तो एक ट्रैक जो है आपको याद रखना है। अब हम डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इस लेरिंग्स के अंदर ना बहुत सारे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। क्या मौजूद होते हैं?
वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स वो स्ट्रक्चर्स हैं कि जब एयर यहाँ से पास करती हुई अंदर आ रही है, इसको क्रॉस करती हुई, ऑफ कोर्स ऊपर वाला रीजन क्या होगा, फेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स को क्रॉस करती हुई जब लेरिंग्स में एयर आ रही है, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर ये एयर यहाँ लेरिंग से होती हुई कहाँ जाई, ट्रैकिया के अंदर आई। अब जब एयर हमारे पास ट्रैकिया कहाँ आ रही है, ट्रैकिया के अंदर है। अब ट्रैकिया इज द मेन एयरवे टू द लंग, क्योंकि ट्रैकिया के थ्रू ही एयर हमारे कहाँ एंटर करिए, लंग्स में एंटर करिए, सो इट्स द मेन एयरवे टू द लंग। ट्रैकिया के अंदर हमारे पास अराउंड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ये ट्यूब होती है, एयरवे ट्यूब होती है, जो कि बिल्कुल एंटीरियर होती है टू इसोफेगस। अगर आप सामने से अपना नेक देखो ना, तो जो आपको नलखड़ जिसको कहते हैं, जो आपको उसमें आप उसको जब हाथ लगाओगे तो आपको खुद पता चलेगा उसमें ऊपर नीचे कुछ हो रहा होता है, ठीक है। दैट ऊपर नीचे वाली जो फीलिंग है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज कार्टिलेज। तो ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, सी शेप्ड फिब्रोकार्टिलेजस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं, जो कि अराउंड 60 to 20 होते हैं कार्टिलेजेस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, देखो एयर यहाँ से अंदर मूव करे। अब अपने दिमाग में अज्यूम करने एक प्लास्टिक की बॉटल जिसके ऊपर कैप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एक प्लास्टिक की बॉटल है, उस पर कैप नहीं लगा हुआ है। अब अगर मुझे बताओ उसको मैं फिल्ड कर दूं वाटर से, क्या कर दूं, फिल्ड कर दूं वाटर से, एक्सेसिव वाटर के प्रेशर की वजह से वो क्या हो सकती है, बर्स्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, बर्स्ट कर सकती है, ठीक है। और अगर वो बॉटल एम्प्टी और उस पर मैं पैर रख दूं तो वो अचानक से क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ट्रैकिया के अंदर क्या, एयर अंदर जा रही होती है, एयर बाहर जा रही होती है, इनहेलेशन में अंदर आ रही है, एक्सहेलेशन में बाहर जा रही है। तो एयर के अंदर बाहर जाने की वजह से ट्रैकिया के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो कम ज्यादा होने की वजह से एयर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब एयर अंदर आ रही तो ट्रैकिया कहीं बर्स्ट ना कर जाए, इसलिए कार्टिलेज मौजूद होता है। कार्टिलेज क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे ट्रैकिया को एक्सपैंड कर देंगे। कैसे कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। जैसे अगर ये ऐसा था तो थोड़ा उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और जब एयर बाहर जा रही है तो कहीं कोलैप्स पिचक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, कार्टिलेज उसकी कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करते हैं। सो बेसिकली ट्रैकिया एक ऐसा मेन एयरवे टू द लंग which basically prevent the bursting and collapsing of trachea when the air pressure inside the cartilage, basically when the air pressure inside the lung inside the trachea increases or decreases, ठीक है। अब एयर हमारे ट्रैकिया से, आई होप ट्रैकिया क्लियर हो गया। इसका आई गेस मैं बताती हूँ ना, 13 सेंटीमीटर्स के अराउंड। नाउ ट्रैकिया इधर आके बाइफरकेट करता है इनटू टू ट्यूब्स। एक होता है दो दो ट्यूब्स में बाइफरकेट करता है, एक एक लंग में दोनों जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकाई भी कहते हैं, दोनों को मिला के प्लूरल, एंड सिंगुलर हम उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। अब दिस ब्रोंकस के अंदर भी हमारे पास कार्टिलेज मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज है, ये प्रॉपर शेप के कार्टिलेजेस हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज है ना, प्रॉपर है। लेकिन जो ब्रोंकस है उसके अंदर इरेगुलर कार्टिलेज होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। इस तरीके से उनके कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है। अब एयर यहाँ से एंटर करी ब्रोंकस के अंदर, मैंने एक लंग के अंदर ये शो किया है ट्रैक। अब एयर हमारे ब्रोंकस से सीधा कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल। ऑफ कोर्स ब्रोंक्यूल में जा रही है। सो फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा ब्रोंक्यूल, यहाँ ब्रोंक्यूल में गई, ठीक है। ब्रोंक्यूल से हमारे एयर जाती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। किधर जाती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। एयर जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जाती है तो फिर एयर कहाँ एंटर करती है, इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। कहाँ एंटर करती है, इनटू रेस्पिरेटरी। एक यहाँ जा रही है, इसको यहाँ पे शो किया हुआ, तो यहाँ गई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। कहाँ गई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एयर कहाँ जाती है, एल्वेलर डक्ट के अंदर। किधर जाएगी एयर, इस तरीके से एल्वेलर डक्ट के अंदर जाएगी, और एल्वेलर डक्ट से फाइनली कहाँ पहुंच जाएगी, वो अल्वेलाई पॉइंट में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, अल्वेलाई। सो बेसिकली लंग्स कहाँ पहुंच गई, वो अल्वेलाई के अंदर हमारे पास, ये देखो अल्वेलाई के अंदर पहुंच गई। अब बेसिकली जो हमारे लंग्स है ना, लंग्स आर बेसिकली फुल ऑफ अल्वेलाइज। लंग्स किससे भरे होते हैं, अल्वेलाई से भरे होते हैं। तो सैक ऑफ अल्वेलाई कह सकते हैं बेसिकली हम लंग्स को, ठीक है। लंग्स में कोई मसल्स नहीं होते हैं। लंग्स में सिंपल उसकी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, विच इज पैसिव, जिसमें कोई भी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
लंग्स में कोई मसल नहीं होते, ऑल ओवर जो चेस्ट के मसल्स होते हैं वो तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होंगे इन ब्रीथिंग, हम आगे देखते हैं। तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर से हमने शो कर दिया। अब ये जो ओवरऑल हमें पता है लंग्स क्या है, स्पंजी और डेलिकेट ऑर्गन्स है, ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक थोरेसिक कैविटी सी, एक चेस्ट वॉल सी बनाई है, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिब्स। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ये वाला पोर्ट, पहले इसको डिस्कस करने से एक चीज देख लेते हैं कि लंग इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, फ्लूरल। जो लंग्स को कवर कर रही होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास होती है विसरल फ्लूरल मेम्ब्रेन। और जो चेस्ट वॉल को कवर कर रही होती है अंदर की तरफ से, ये होती है पैराइटल। हमारे पास कौन सी होती है, पैराइटल। तो ये विसरल एंड पैराइटल फ्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास क्या मौजूद होता है, फ्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्लूअर कैविटी है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूअर फ्लूइड बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा होता है। तो ये सारे काम होते हैं, लंग्स को इंटैक्ट रखना चेस्ट वॉल के साथ, क्योंकि लंग्स क्या है, एयर का एक बेसिकली सैक है, तो कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो उसकी कोलैप्सिंग को, उसका पिचक ना जाए, खत्म ना हो जाए, उसके कोलैप्स के प्रिवेंट करने के लिए पेराइटल जो फ्लूरल मेम्ब्रेन है वो उसको इंटैक्ट रखती है विद दी चेस्ट वॉल। और ये जो आपको साइड पे शो हो रहे हैं बेसिकली द कट एंड ऑफ रिब्स, मतलब पूरा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कवर्ड होगा विद रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और रिब्स के ऊपर हमारे पास मसल्स भी होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल होते हैं, एंड दीज आर द एक्सेसरी मसल्स समझ लो, जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो बात ये है कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डिफाइन कर रहे होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेरे पास कौन कौन आ जाता है, हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, मेरे पास नोज आ जाएगी, नेजल कैविटी आ जाएगी एंड फेरिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तीन चीजें जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती हैं। और ये जो लेरिंग्स है, ट्रैकिया हो गया, और ये सारा ब्रोंकल जो ट्री बन रहा है हमारे पास, ब्रोंक्यूल का जो ट्री बन रहा है, अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलाई, ये सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज इन्वॉल्व्ड इन गैसेस एक्सचेंज, जबकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम होता है एयर, जो अंदर आने वाली एयर है फ्रॉम द एनवायरमेंट, उसको क्लीन करना, उसको वार्म करना, उसको मॉइस्चर अप करना, ये सारा काम किसका होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का होता है, ठीक है। और ये वाली जो एक शीट है मसल की जो नीचे नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। वो शीट जो कि थोरेसिक कैविटी जो ये है, यहाँ पे बीच में हार्ट मौजूद होता है, ये फ्लोरल कैविटीज में, और ये मेडास्टर्नम में हार्ट होता है बीच में, तो बेसिकली हार्ट इधर। तो ये जो वाली जो शीट है, ये एब्डोमिनल कैविटी नीचे वाला जो रीजन है, और थोरेसिक कैविटी इसको सेपरेट करती है, ये भी इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। एक मसल का एक स्ट्रक्चर होता है डोम शेप, जो कि हेल्प कर रहा होता है। सो इट्स बेसिकली फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, पूछा जाता है एमसीक्यूज में, विच फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, तो वो क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। और हमारे पास जो मेन रूफ समझ लो या ऊपर का हिस्सा समझ लो, वो कौन फॉर्म कर रहा होता है, हमारे पास चेस्ट वॉल फॉर्म कर रही होती है। अब हम देखते हैं लंग्स को, हमने बेसिकली देयर आर टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है देन द राइट लंग। उसकी वजह ये है कि जो हार्ट है ना, वो ज्यादा मोस्टली कहाँ सिचुएटेड होता है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसको स्पेस देने के चक्कर में जो लेफ्ट लंग होता है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। तो इसी वजह से राइट लंग में हमारे पास तीन लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, और तीसरा लोब होता है हमारे पास inferior lobe. These three lobes are separated with some fissures. Superior lobe और middle lobe के दरमियान कौन सा fissure होता है, horizontal fissure पूछा जाता है MCQs में, and middle and inferior lobe के दरमियान कौन सा होता है, oblique fissure, जो उनको separate कर रहा होता है। जबकि अगर हम right लेफ्ट लंग की बात करें तो उसमें बस सुपीरियर लोब होता है, और कौन सा लोब होता है, इंफीरियर लोब होता है, ठीक है। एंड दीज टू लोब्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्लिक फिशर। जब ट्रैकिया डिवाइड करके, ये हमारा ट्रैकिया ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाइफरकेट किया इसने इनटू टू ब्रोंकस, ये ब्रोंकस ऐड हुए अंदर, जिस जगह से ये ऐड होते हैं ना उसको हाइलम कहते हैं, ठीक है। जिस जगह से ये अंदर ऐड हो रहा है, ब्रोंकस लंग के अंदर जा रहा है, उसको हाइलम कहते हैं। ये अंदर गया, अब ये ब्रोंकस फर्दर अंदर जाके डिवाइड होता है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। फिर ये ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होगा इनटू ब्रोंक्यूल, किसमें, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल डिवाइड होगा इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके डिवाइड होंगे इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके डिवाइड होंगे किसमें, एल्वेलर डक्ट में, और ये एल्वेलर डक्ट जाके डिवाइड किसके अंदर होगी, बेसिकली एल्वेलाई के अंदर। तो इस तरीके से हमारा पैसेज चलता आ रहा होता है, ठीक है। ये हमने लोब्स भी डिस्कस कर लिया इसके अच्छे तरीके से। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर।
अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा एयरवे हमारा चल रहा है इसमें सीलिया किधर होता है, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस ग्लैंड्स, स्मूथ मसल, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बीटिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है, जिसका काम क्या होता है? सारी डस्ट को और इन सारी चीजों को ट्रैप करना। डस्ट पार्टिकल्स हो गए हमारे, ठीक है, और उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सबको ट्रैप करना किसका काम होता है? सीलिया का काम होता है। तो ये ट्रैकिया के अंदर भी मौजूद होता है, ट्रैकिया की लाइनिंग में, ब्रोंकस की लाइनिंग में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल की, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की, बट इट्स नॉट प्रेजेंट इन एल्वेओलर डक्ट एंड alveoli, क्योंकि इसका काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना। गॉबलेट सेल्स आर दो सेल्स जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये बस ट्रैकिया एंड ब्रोंकस के अंदर होता है, बाकी किसी के अंदर नहीं होता। म्यूकोस ग्लैंड्स की बात करें तो ये भी ट्रैकिया एंड ब्रोंकस में होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये सब में होते हैं। स्मूथ मसल्स का काम क्या होता है? एयरवेज को की डायलेशन कराना, कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, एयर के अकॉर्डिंग उनको डायलेट करना, इन सब का काम होता है, ठीक है। इसके बाद वी हैव कार्टिलेज। कार्टिलेज हमने पढ़ा ट्रैकिया के अंदर है, ब्रोंकस के अंदर है, ब्रोंकस में रेगुलर शेप है, ट्रैकिया में सी शेप है, बाकी सब में नहीं होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स इन सब में होते हैं ताकि इलास्टिसिटी मिले ट्रैक्स को और वो इजीली एक्सपेंड हो सके एंड रिलैक्स कर सके। गैसेस एक्सचेंज कहीं नहीं होता सिवाय एल्वेओलर डक्ट्स एंड एल्वेओलाई के। तो एक छोटा सा टेबल है जिसमें आप अगर इसको याद कर लें तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा किस में सीलिया है और किस में नहीं है, किस में क्या है, ये सारी चीजें। सीलिया की अगर हम सेल्स की बात करें तो देखो कुछ ऐसा होता है। ये सीलिया किस तरीके से, ये सीलिया और ये हो गया हमारे पास सेल। जो सीलिया के सेल्स हैं उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज मिलेंगे, हमें पूछा जाता है एमसीक्यू में। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी देती है। सीलिया को बीटिंग लाइक मूवमेंट करनी है, ऐसे 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 मूव करना है और सारा जो डर्ट है उसको रिमूव कर, म्यूकस को रिमूव करना है, सॉरी। तो म्यूकस को या तो क्या करेगा, वो ऊपर पहुंचा देगा इनटू द फेरिंग्स, या तो फिर हम उसको निगल देंगे, स्वेलो कर लेंगे, या हम उसको थूक देंगे, स्पिट आउट कर देंगे। सो ये सारा काम सीलिया का होता है, ठीक है। सीलिएटेड सेल्स होते हैं जिसके ऊपर सीलिया होता है। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होगा? ऑफ कोर्स गॉबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं, एंड यही म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि ट्रैप करता है डस्ट को, पैथोजेंस को, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, एयर के अंदर जो हम सस्पेंडेड इन एयर, जो कि एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें मौजूद होते हैं, उसको ट्रैप करता है। और फिर ये जो गंदा म्यूकस होता है इसको रिमूव करना, या तो स्पिट आउट करना या स्वेलो करने का काम जो होता है उसको रिमूव करना, वो किसका होता है? सीलिया का होता है। म्यूकस ग्लैंड्स भी म्यूसिन रिलीज करते हैं और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपली फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन सप्लायर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। विड्रॉल या रिमूवल ऑफ हार्मफुल गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। गैसेस एक्सचेंज आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बिटवीन द एयर इन द एल्वेलाई एंड द ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज। ह्यूमिडिफायर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का काम क्या होता है, जिसमें आपस तीन चीजें आती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है? नोज आती है, देन वी हैव नेजल कैविटी, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है? फेरिंग्स आता है। कौन आता है? फेरिंग्स आता है। तो बिफोर एयर एंटर इनटू द लंग्स, एयर का क्लीन होना, मॉइस्चर्ड होना एंड वार्म्ड होना टू द बॉडी टेम्परेचर इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये क्यों जरूरी है, ये सुन लो। एयर का क्लीन होना क्यों जरूरी है? ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, लंग्स में कोई डैमेज ना हो सके, क्योंकि एयर के अंदर हम साफ एयर तो इनहेल करते नहीं, पता है कितने टॉक्सिन्स, कितना पॉल्यूशन है, तो कितने हार्मफुल चीजें उसमें मौजूद होती हैं। दूसरी चीज ये कि एयर का वार्म होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर देखो एयर एल्वेलाई के अंदर एंटर कर रही है, एल्वेलाई सराउंडेड बाय मिलियंस ऑफ कैपिलरीज, तो जो उस कैपिलरीज में ब्लड है उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो सकता है, ब्लड का टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है, इसलिए क्या मौजूद होता है? उसका वार्म होना जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि वाई एयर का मॉइस्चर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई की जो वॉल्स होते हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, तो उनको ड्राई आउट होने से बचाना, टू प्रिवेंट द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई टू ड्राई आउट, ये काम किसका होता है? किस लिए? एयर का मॉइस्चर अप होना जरूरी है। और ये मॉइस्चर अप होती कैसे एयर? क्योंकि देखो जब वो ट्रैक हमारा पूरा फॉलो करते हुए आ रही है ना नीचे, तो ट्रैकिया की लाइनिंग में और ब्रोंकाई की लाइनिंग में ना वाटर ऑलरेडी, म्यूकस जो होता है ना, तो जब वो एयर नीचे मूव करती हुई आ रही होती है, अभी हमने पढ़ा पीछे म्यूकस होता है, ठीक है, यहाँ देखा ना हमने म्यूकस होता है, ये गॉबलेट सेल रिलीज कर ट्रैकिया एंड ब्रोंकस के अंदर। तो जब वो उसको क्रॉस करती हुई आ रही है ना नीचे, तो होता क्या है कि एयर क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये इसको क्रॉस करती हुई नीचे आ रही है, तो एयर जब इसके अंदर से फ्लो हो रही है, तो जो म्यूकस यहाँ पे जमा है, किधर? इधर गिरी, यहाँ जो म्यूकस जमा है, इस म्यूकस के अंदर से सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो कौन गेन कर लेता है? वाटर वेपर एयर गेन कर लेती है, ठीक है। दूसरी चीज, वार्म कैसे होगी एयर? जब ये पूरा ट्रैक फॉलो करते हुए एयर नीचे आ रही है, ठीक है,
तो बेसिकली ऑफ कोर्स जब वो पूरे ट्रैक को फॉलो कर रही है तो ट्रैक्स के फॉलो करते वो क्या गेन कर लेगी, हीट गेन कर लेगी। क्या गेन कर लेगी, हीट गेन कर लेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हीट गेन करी कैसे उसने, जब वो पूरे ट्रैक को फॉलो करते हुए आ रही है। और हीट गेन करना क्यों जरूरी है, वार्म एयर का होना क्यों जरूरी है, ताकि ब्लड में जो ब्लड का जो टेम्परेचर वो ड्रॉप ना हो जाए सडन। दूसरी बात, मॉइस्चर न होना क्यों जरूरी है, ताकि अल्वेलाई जो बहुत नाजुक से डेलिकेट है वो ड्राई आउट ना हो जाए, अंदर तक वाटर का पहुंचना, मॉइस्चर का पहुंचना जरूरी है। और वो मॉइस्चर कैसे पहुंचता है, क्योंकि ट्रैकिया एंड ब्रोंकस की लाइनिंग में म्यूकस होता है, उस म्यूकस से वाटर वेपर वो गेन कर लेते हैं। तीसरा, उसका क्लीन होना क्यों जरूरी है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड ऑल, ताकि क्या लंग में इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ लिया। इसमें डिटेल में आपसे एमकैट में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, एस के लिए बहुत अच्छा है, ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सो ऑल द थिंग्स अबाउट दिस टॉपिक इज क्लियर। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गैसेस एक्सचेंज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस अल्वेलाई को और डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी मैंने बताया। अल्वेलाई की वॉल्स ड्राई आउट ना हो जाए इसलिए मॉइस्चर होना जरूरी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. Till then, take care, thank you, Allah Hafiz, and do let me know in the comment box if you have any query.